जी बजट सत्र जो शुरू हो रहा है उससे पहले 2 दिन का हुआ छोटा बजट, लेकिन उन्होंने जो बातें रखी कि नारी शक्ति को सबसे ज़्यादा तवज्जो है। अब आप इसको प्रेम करना गेस करना चाहें तो अलग बात है आपकी, लेकिन चलिए वापस लौटते हैं अपने शो की तरफ, ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और इस वक्त जो है मार्केट की जो स्थिति चल रही है उसको नज़र डालते हैं तो सारे इंडाइसेस ग्रीन में। बैंक निफ्टी 650 पॉइंट की मजबूती के साथ काम कर रहा है और निफ्टी में 110 पॉइंट की तेज़ी है। आज हेडलाइन नहीं लेते हैं, समय कम है हमारे पास, सीधे गौरव बिस्सा जी के पास चलते हैं जो आज के मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन अब मार्केट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ बढ़ चला है। निफ्टी ने एक सेंचुरी लगा दी है और बैंक निफ्टी 650 पॉइंट ऊपर है। कैसा लग रहा है बाजार आपको इस समय? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, बाजार की अगर ऑनेस्ट टर्म्स में बात की जाए तो इतनी ज़्यादा जो वॉलिडिटी है, और इन एब्सेंस ऑफ कोई ग्लोबल क्यूज या डोमेस्टिक क्यूज के, ये थोड़ी एक चिंता का विषय है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी कह दूँ कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है मार्केट यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन किसी दिन अचानक से 200 पॉइंट नीचे आ जाता है। या आज भी अगर देखिए तो आज 70-80 पॉइंट्स हम लोग नीचे आ गए थे। तो कहने का मतलब मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी अच्छे एक ब्रेकआउट रिटेस्ट करके आया है। 45,300 इसके आउटचर से ब्रेकआउट थे, वहीं से घूमा है। और अगर 46,300 भी नेक्स्ट हडल है बैंक निफ्टी का, वो सस्टेन अगर हो गया तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिलेगी टुवर्ड्स 47,000। और वो निफ्टी को है जो लेके जा सकती है टुवर्ड्स 21,800-850। तो टेक्सचर पॉजिटिव ही है, दोनों ही बाय ऑन डिक्लाइन के इंडिसेस है अगले कुछ दिनों के लिए। कि ये स्थिति है। थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा मार्केट में। सभी सुबह अनुज भी चर्चा कर रहे थे कि कई सारे लेवल्स हैं जहां पे आपको कॉल और पुट के डेटा को देखना होगा। आज सोशल मीडिया का दिन है, फटाफट अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भेजते रहिए, हम उसको लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी लेंगे। लेकिन पहले 2 स्टॉक पे राय चाहिए मुझे, एक पीबी फिनटेक और एक अमर राजा बैटरीज। क्या स्थिति बन रही है? पीबी फिनटेक के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, उसके बाद स्टॉक पे मोमेंटम है, साल भर में काफ़ी अच्छे रिटर्न है, लेकिन चार्ट पे इस वक्त ये कैसा दिख रहा है? 12% की रैली इसमें हो चुकी है। देखिए, यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह तो नहीं दूंगा। हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से 500 के आसपास में दिया था, जहाँ पे हमने कहा था कि एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और एक एक करके न्यू एज कंपनीज आप देख लीजिए, एक अच्छे रिवर्सल्स आपको देखने मिले हैं। तो फंडामेंटल्स मुझे नहीं पता है कहाँ इसके इंप्रूव हुए हैं, कितने हुए हैं, लेकिन अगर मैं टेक्निकल लेवल से बात की जाए तो एक प्रीवियस इसका स्विंग हाई ब्रेकआउट जो था, वो इसको 890 900 के आसपास में था। और वहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% के ऊपर ही आपको अपसाइड देखने मिल चुकी है। तो किसी के पास अगर है तो राइड कर लीजिए, यहाँ से और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। बट फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफ़ी डीप हो जाएंगे। और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा चल रहा है, तो ये रैली जो है इट कैन गो टुवर्ड्स 1100 1120 एक बार के लिए आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक कौन सा कहा था आपने? अमर राजा, हमारा राजा। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेकआउट जो है वो अभी एक नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लेना चाहता है 850 का स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। छोटा सा एक फ्लैग ब्रेकआउट है, बहुत क्लीन पैटर्न नहीं है, लेकिन एक छोटा फ्लैग ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। और ये सस्टेन अगर होता है तो आपको एक बार के लिए 940 950 के लेवल दिखा सकते हैं। ये चलिए सवाल लेते हैं। अयूब ने सवाल भेजा है एलएनटी के बारे में, और इनका मानना है कि क्या करंट प्राइस पे 2 साल के नज़रिए से निवेश किया जा सकता है? नतीजे थोड़े से कमज़ोर आए थे इसलिए एलएनटी 4-5% नीचे है, लेकिन ये खरीदना चाहते हैं। क्या सही समय खरीदने का? देखिए, स्टॉक सही है और इंडेक्स या स्पेस जिसमें ये काम करता है वो भी सही है, लेकिन मैं प्राइस ये लेवल पे सही नहीं कहूँगा। भले ही आपका जो नज़रिया है 2-3 साल का हो और एक लार्ज कैप कंपनी के लिए आप बाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी अगर देखें तो 4-5% बहुत बड़ा कोई फॉल नहीं है। अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो जून 2022 से कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है ऊपर गया है, आपको बड़े डाउन स्विंग्स देखने नहीं मिले हैं। और 1500 वाला स्टॉक जो है वो आज 3,500 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस डीप है, इस वजह से मैं कहूँगा अगर करेक्शंस अगर आते हैं यहाँ से और तो बाय कीजिए। बट यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश एंट्री के लिए अभी इंतजार करना चाहिए। सरोज कुमार तिवारी पटना से हैं और इन्होंने सवाल पूछा है कि इनके पास साउथ इंडियन बैंक के 1,000 शेयर हैं, 26 रुपये पे लिए थे, और यूनाइटेड स्पिरिट्स के 50 शेयर 1,055 पे लिए हैं। मीडियम टर्म के लिए दोनों स्टॉक कैसे रहेंगे? देखिए, जनरली जब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो 4-6 महीने के इसमें टाइम फ्रेम अगर आ जाती है। सबसे पहले अगर सिर्फ प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक बार आज की क्लोज अगर 35 के ऊपर आती है तो एक स्विंग हाई ब्रेकआउट आपको देखने मिल जाएगा।
तो और अपसाइड आपको देखने मिल सकते हैं टुवर्ड्स 40-45 के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आपको इसको रखना है तो आप मीडियम टर्म के लिए मत रखिए, कम से कम 1 साल के लिए रखिए। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि ये 4-6 महीने का जो है ये काफ़ी डेंजरस टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है, चूँकि आपके इंडिसेस काफ़ी भाग चुके हैं, तो वहाँ पे करेक्शन अगर आएगा तो वो भी एक ट्रिगर है। दूसरा यूनियन इलेक्शंस आएंगे, ये ट्रिगर होगा। एक दो इसी दौरान में आपको एक दो कम से कम फेड मीट्स आ जाएंगे, ये ट्रिगर होगा। और फिर उसी दौरान में आपको टुवर्ड्स सितंबर अक्टूबर यूएस मार्केट्स थोड़ा वोलेटाइल हो जाएंगे, बिकॉज उनके यहाँ पे इलेक्शंस आएंगे। तो 4-6 महीने वाला जो टाइम फ्रेम है ना, मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। स्टॉक अच्छा है, आप बने रहिए, लेकिन 1 साल का अगर नजरिया रखेंगे तो इसके लिए बेहतर होगा। वहीं अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमको देखने मिला है। अच्छे ब्रेकआउट्स थे, ब्रेकआउट्स को रीटेस्ट करके मंथली चार्ट्स पे स्टॉक जो है ऊपर गया है, अभी अपने स्विंग हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो कमेंट है वो सेम रहेगा फॉर टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन अगर आप इसको 1 साल के लिए रख सकते हैं तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। अच्छे ब्रेकआउट स्विंग हाई ब्रेकआउट्स 1020 के थे एकदम रिसेंट में। तो आपको एक अच्छा पैटर्न बना जहाँ पे कंसोलिडेशन आता है, ब्रेकआउट आता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो कूल ऑफ हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और फिर जो है गति पकड़ लेता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, दोनों में बने रहिए। दोनों में ही बने रहने की सलाह है। गौरव, थोड़ा सा रुकिएगा, हम लोग एक जरा बातचीत करते हैं पीबी फिनटेक के बारे में, जो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार नाम के बिजनेस चलाते हैं, और उसमें नतीजे आए कंपनी ने। सालाना आधार पर कंपनी ने 88 करोड़ घाटे के सामने 37 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। बहुत ही बेहतरीन नंबर है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, जो कि रिसेंट लिस्टिंग की ये तमाम जो नई कंपनियाँ थी उनसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और करीब 43% का उछाल इसमें देखने को मिला है। किस तरीके से आगे ग्रोथ होगी, और ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज का एक बेनिफिट उठाया कंपनी ने, क्या ये सस्टेनेबल है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और सीईओ यशीश दहिया जी हैं, साथ ही को फाउंडर और वाइस चेयरमैन आलोक बंसल जी हैं। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यशीश जी, पहले तो बहुत बधाई, शानदार क्वार्टर, और कई क्वार्टर से आप 50 करोड़ से ज़्यादा का बना रहे थे, और इस बार फाइनली प्रॉफिट डिलीवर कर दिया है। क्या ट्रिगर्स थे? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे 2021 के नंबर, हम 2021 के नंबर के बेसिस पे आईपीओ में गए थे, तो 2021 में हमारा रेवेन्यू तकरीबन 800 करोड़ था। इस साल हमारा रेवेन्यू तकरीबन 3600 करोड़ होगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 4.5 टाइम्स का ग्रोथ है 3 साल में। और जब भी हम ग्रो करते हैं तो उसका 1% जो कि तकरीबन 30-35% है, वो सीधा बॉटम लाइन में जाता है। उसी को ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, राइट? कि जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप हर 1 रुपए पे 35-40 रुपए आप कमा के अपने बॉटम लाइन पे डाल रहे हैं, प्रॉफिट में डाल रहे हैं। तो वही आपको दिख रहा है। तो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ से आता है, हमारा प्रॉफिट कॉस्ट कंटेनमेंट से नहीं आता, क्योंकि अभी तक स्टेबल बिजनेस ऐसे नहीं है कि भाई इनका ग्रोथ प्लेटो करना शुरू हो गया है। अगर ये पिछले 3 साल में 4.5x हुआ है, तो अगर आप 6.5 गुना हुआ है, तो अगर आप इसको अगले 3 साल के लिए देखेंगे तो ये बोलना कि भाई ये 2-2.5 गुना भी नहीं होगा, काफी मुश्किल है। अब 2-2.5 गुना का मतलब है तकरीबन 30-40% ग्रोथ तो होना चाहिए। तो अगर, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर हमारा 30% ग्रोथ भी नहीं होगा तो काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। यंग पॉपुलेशन है, इंश्योरेंस अंडर पेनेट्रेटेड है, हम हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं जिसका बहुत जरूरत है, और सोशल सिक्योरिटी अभी तक मिडिल क्लास के पास है नहीं, और मिडिल क्लास के न्यूक्लियर फैमिलीज जो हो रही हैं उनको बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो ये रिस्क मैनेज हो सकता है। सो बहुत सारी ट्रेंड्स हैं। जब इंडस्ट्री खुद 10-15% पे ग्रो कर रही है, नॉर्मल पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो एक डिजिटल प्लेयर के लिए जो फोकस्ड है टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसके लिए उससे दुगने पे ग्रो भी ना कर पाना काफी दुविधा की बात होगी मेरे हिसाब से। तो कर रहे हैं सर। और उसी से हमारे को लेवरेज आता है। तो इसको अगर एक सिंपल तरीके से देखें, अगर आपकी रेवेन्यू 30% बढ़ने वाली है और उस रेवेन्यू का 30% आपका बॉटम लाइन पे जाने वाला है, तो एक तरह से रेवेन्यू का 9% हर साल आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और इसी को एक तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज बोला जाता है। और वही हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से। जब हमने आईपीओ किया था, हमारा 1000 करोड़ लॉस था, और इस साल हमारा तकरीबन 70 करोड़ के करीब प्रॉफिट होगा। तो वो जो गैप आया है, 500 करोड़ हर साल का गैप जो आ रहा है, वो उसी से आ रहा है। जी यतीश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री 15% पे ग्रो कर रही है और आप 30 पे बिकॉज ऑफ डिजिटल, तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, और आपने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
जो सवाल हमने पूछा था कि ये इतना हाई रेट जो है ये सस्टेनेबल है क्या, क्योंकि टेक रेट आपका जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। नहीं, देखिए, हमारा किसी भी एक प्रोडक्ट लाइन में टेक रेट डिक्लाइन नहीं हुआ है, वो प्रोडक्ट मिक्स के शिफ्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा बिकता है, कभी आपका टर्म इंश्योरेंस ज्यादा बिकता है, कभी आपका सेविंग्स प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कभी मोटर ज्यादा बिकता है। वो होता रहता है, हर साल थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होता रहता है। और एक प्रोडक्ट का टेक रेट शायद दूसरे प्रोडक्ट के टेक रेट से अलग हो। भाई, मोटर इंश्योरेंस में आपको टेक रेट कम होता होगा, टर्म इंश्योरेंस में थोड़ा हाई होता होगा, तो वो चेंजेस थोड़े बहुत होते रहते हैं। उसके सिवाय हमारा पिछले 15 साल में टेक रेट बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है किसी भी एक प्रोडक्ट का। ओके आलोक जी, पैसा बाजार वाले में थोड़ा सा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या इस वजह से कि जो रिसेंटली चेंजेस किए गए रेगुलेटरी उसका असर था, या थोड़ा सा स्लो डाउन है? पैसा बाजार बिजनेस में जो आरबीआई का रिसेंट रेगुलेशन आया था अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, उसके कारण थोड़ा सा सप्लायर साइड पे रिस्ट्रिक्शन आई है। देखिए, हमारा प्रोडक्ट जो है वो टिपिकली 3 लाख के आसपास का होता है। जो कस्टमर हमसे लोन लेते हैं वो हमारे थ्रू जाते हैं, वो 3 लाख के आसपास का होता है। बट देयर वाज सम प्रेशर जो लो टिकट साइज वाले आइटम थे, 40,000, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए वाले लोन्स पे। लेकिन सप्लाई साइड पे थोड़ा सा हाथ टाइट हुआ है, तो उसके कारण पैसा बाजार में हम वो देख रहे हैं थोड़ी सी एक कि हमारे को वी नीड टू वर्क विद मोर सप्लायर, तो ज्यादा सप्लायर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल जिस तरह से हमें दिख रहा है बिजनेस, जो भी हमारी ग्रोथ रेट है पैसा बाजार में, वो शायद थोड़ी सी टेम्पर डाउन होगी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद में जैसे जैसे नए सप्लायर जुड़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे इंडस्ट्री इसको नॉर्मलाइज करती चली जाएगी, पैसा बाजार की ग्रोथ रेट वापस जो पुराने लेवल पे थी उसी पे आएगी। अभी भी मतलब 40% की जगह शायद 30% होगी, इतना ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हमारे लिए। यशीष जी, दो चीज़ें और हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। एक तो हमने देखा कि ईसॉप कॉस्ट आपकी कम हुई है, और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े नहीं है। दोनों अच्छी चीज़ें हैं, कंटेंट किया आपने। ये आगे भी यही ट्रेंड रहेगा और ईसॉप कॉस्ट धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होगी? कब तक इसका ये हम लोगों के ऊपर वे करेगा? देखिए, ईसॉप चार्जेस जो थे हमारे, हमने जो ईसॉप आईपीओ के टाइम पे बताया था, ये 5 साल के लिए थे। लेकिन जिस तरह से अकाउंटिंग होती है, उसका बहुत बड़ा चार्ज आपको पहले साल में लेना पड़ता है, करीब 45%, फिर 25%, वो ऐसे ऐसे करके कम होता चला जाता है। तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने अक्टूबर साइकिल में दिए थे, तो हर थर्ड क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये कम हो रहा है, करीब बाय 40% के करीब करीब कम हो जाता है, जो Q2 में होता है उससे। और ये 5 साल की साइकिल है, तो 5 साल तक आप देखेंगे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ओवरऑल कॉस्ट बहुत नहीं बढ़ी है। तो जैसे यशीश पहले कह रहे थे, जो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है, जितना भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है, अगर हम पहले 9 मंथ्स को देखेंगे तो 9 मंथ्स में करीब 500 करोड़ करीब एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर के 9 मंथ्स। और उसमें करीब 170 करोड़ सीधा एबिटा तक गया है, तो 34% नीचे तक चला गया है। तो ये काफी हद तक ऑपरेटिंग लेवरेज, जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, उससे रिलेट होता है कि यस, आपको इतनी कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे जैसे बिजनेस बनता है, बिकॉज आपके यहाँ पे कस्टमर के एक्वायर करने की कॉस्ट है, कस्टमर को सर्विस देने की कॉस्ट है, और साथ में एक रिन्यूअल बुक है। अगर आप इस तीनों चीजों को एक साथ देखें, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि जैसे जैसे बिजनेस स्केल की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी, ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डिलीवर करता चला जाएगा। लॉट बहुत सारे प्रॉफिट तो ऐसे बैकबुक में बैठे हुए हैं हमारे। रिन्यूअल जैसे जैसे आते जाएंगे, रिन्यूअल्स में 85% के करीब प्रॉफिट निकल के आता है, तो काफी हद तक वो सामने निकल के आना चला जाता है जैसे मिक्स चेंज होता है। जी अच्छा, मेरा अगला सवाल यशीश जी से। यशीश जी, एनी रेगुलेटरी इश्यूज जो आगे आ सकते हैं या जिसको डिस्काउंट फॉर करना चाहिए? आई एम रेफरिंग सुगम। देखिए, अगर आप पिछले 15 साल से देखेंगे तो एट अ फंडामेंटल लेवल हम लोग कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, हम कस्टमर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और हम कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वो डिसीजन बनाता है। जहाँ सप्लायर्स का सवाल है, उनको हम वॉल्यूम दे रहे हैं, प्रॉफिटेबल वॉल्यूम दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का डिस्क्लोजर बहुत अच्छा लेते हैं, तो उनको रिस्क नहीं आता। तो आप कस्टमर और सप्लायर्स के लिए अच्छा कर रहे हैं। जब आप दोनों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, 1-2 साल के लिए शायद एक पुरानी रेगुलेशन हो, एक नई रेगुलेशन हो, लेकिन रेगुलेटर को भी यही चाहिए जो हम करते हैं। और भाई, हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो रेगुलेटर की जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी धीरे धीरे बिजनेस को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। और मैं 15 साल में यही देखा है कि हर 2-3 साल में रेगुलेशन हमारे लिए और सूक्ष्म हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं और सपोर्टिव हो जाती हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो ट्रेंड बदलेगा। वो ट्रेंड कब बदलता है? जब आप कुछ कर रहे हो जिससे या तो कस्टमर को या इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा हो। हमारे से ऐसा नहीं होता, हमारे से फायदा होता है दोनों पार्टीज को।
जी, इंटरेस्टिंग। ये बात आपने सही कही कि अगर बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैनेजमेंट दे रहा है और दोनों के लिए बेनिफिशियरी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यतीश जी बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं और ये कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। भी उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट में एक आउटलुक गाइडेंस भी दे दिया है कि अगर 30% से हम ग्रो कर रहे हैं तो उसका 30% तो सीधे जुड़ना ही चाहिए प्रॉफिट में। यतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए, कोर में भी और कंट्रीब्यूशन में भी, और स्टॉक ने वैसे ही रिएक्ट किया है और प्रॉफिट बनाना कंपनी ने शुरू कर दिया। और जो एक रेगुलेटरी चिंता थी, बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लिख रहे थे, उसका कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का ये मानना है कि जो चीज़ कस्टमर के लिए बेनिफिशियरी है तो दिक्कत नहीं हो सकती। एकदम ट्रू है। 12% ऊपर स्टॉक 1020 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वापस लौटते हैं अपने दर्शकों की तरफ और गौरव जी की तरफ और एक सवाल लेते हैं अमित का। अमित जी जानना चाहते हैं कि वीनस पाइप्स में 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1496 रुपये के भाव पर, एक साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। देखिए काफ़ी अच्छा है, इसमें कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिली, विच वाज इन लाइन की काफ़ी सारे जो पाइप शेयर्स थे काफ़ी सारे भाग गए थे, तो फिनस भी उसमें से एक रहा है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, 4-5 महीने का अगर देखेंगे, तो एक कंसोलिडेशन में ट्रेड करा है, जहाँ पे 1575 का हर्डल है, जो इसी वीक का हाई भी है, और नीचे में 1225 के सपोर्ट्स भी है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, आपको यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। और यहाँ पे जो पैटर्न टारगेट्स हो आ रहे हैं वो 2000-2100 के करीब आ रहे हैं, तो अगर आपका 1 साल का नज़रिया बिल्कुल बने रहिए। एक साल का नज़रिया तो बने रहिए। प्रणव पंड्या का सवाल है और इनके पास टाटा इन्वेस्टमेंट के 200 शेयर हैं, 468 में खरीदे थे जनवरी 2013 में। ज़रा दिखाइए टाटा इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ज़रा जैकपॉट लगा इनका। ये वन ऑफ द होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, और अभी इसके रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद स्टॉक में 20% का ऊपर फ्रीज लगा था। 5482 रुपये चल रहा है, 400 रुपये में खरीदा था, 500 रुपये में। गौरव जी ये तो इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, 10 साल में स्टॉक भी 10 गुना। क्या करना चाहिए इनको? देखिए सबसे पहले बधाई, एक अच्छे शेयर को इतने अच्छे अपसाइड के बाद भी होल्ड करना काफ़ी बड़ी बात है। मैं ऐसे यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट सब चाहिए तो बुक करिए, 10-20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, तो इसलिए थोड़ा करेक्शन जब मार्केट में अगर आएगा, या मिड कैप में, स्मॉल कैप में, या ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी करेक्शन जरूर देखने मिलेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, इसमें आप बने रहिए। थोड़ा एक मुनाफा जो है इसमें से बुक करना बेहतर है, बिकॉज ऑलरेडी 10x अगर हो गया है तो थोड़ा एक प्रॉफिट जो है आप बुक कर लीजिए, बाकी इसको रेड कीजिए। ओके, रोहित अग्रवाल का सवाल है, पीवीआर आइनॉक्स के 20 शेयर लिए हैं 1490 पर, क्या वो और ऐड करें या करेक्शन का वेट करें, उसमें ऐड करें लॉन्ग टर्म का निवेश है इनका? देखिए सबसे पहली बात, जब आप बाय करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न, एक रैशनल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन मैं कहूँ कि और ऐड करो और ऐड करो, वो वाली स्थिति जो है फिलहाल यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे आप फिलहाल बने रहिए। यहाँ पे जो उसके इमीडिएट सपोर्ट्स है वो 1340 के हैं, उसके नीचे अगर जाएगा तो एक बार आप रिव्यू कीजिए अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में, और अगर सस्टेन हो गया तो एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, तो इसमें ऐड मत कीजिए, जो है उसको बने रहिए। एक क्विक क्वेश्चन है अंजलि बत्रा का, इन्होंने एसजेवीएन के 100 शेयर लिए हैं 106 रुपये पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है, इसमें जो ब्रेकआउट से हमने क्लाइंट्स को भी हमने दिलवाया था अराउंड 40 के आसपास, हम तो एग्जिट कर चुके हैं, उसके बाद में स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। तो बीइंग अ पीएसयू मेरे रेडार पे था और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर जा रहा है, तो मुझे, और स्टॉप लॉसेस भी डीप है। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कहूँ तो ये मंथ का जो लो है वो 89 का है, तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे डीप है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और बाकी जो है आप एक बार 110-115 के स्टॉप लॉसेस को राइड कर लीजिए। ओके, एसजेवीएन के लिए ये राय बनती हुई दिख रही। गौरव सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। आज थोड़ा समय कम था इसलिए हमने कम क्वेश्चन लेने की फिर भी कोशिश की जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।